पीएम मोदी स्लोवाकिया पहुंचे, ब्रेड नमक से स्वागत हुआ। यहां पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। जेवर एयरपोर्ट पर उतरी पहली फ्लाइट, वाटर कैनन से दी गई सलामी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने किया यात्रियों का स्वागत। 180 किसान पहुंचे लखनऊ, पहली फ्लाइट को वाटर कैनन से सलामी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में धूल भरी आंधी की संभावना, दिल्ली में हल्की बारिश का अलर्ट। ईरान अमेरिका में समझौते की खबरों से शेयर मार्केट में तेजी। सेंसेक्स 1200 अंक चढ़कर 76,700 पर पहुंचा। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा खरीदारी। समझौते की खबरों से शेयर मार्केट में तेजी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर। अमेरिका और ईरान युद्ध विराम यानी सीज फायर समझौते पर पहुंच गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है। वहीं ईरान ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों तक चली लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन यानी MOU को अंतिम रूप दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, दुनिया के जहाज़ों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देश शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह 47 साल में तेहरान और वाशिंगटन के बीच सबसे उच्च स्तर की बैठक होगी। हालांकि दोनों देशों के बीच हुए समझौते का पूरा दस्तावेज अभी जारी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष की वजह से दुनिया भर में गंभीर आर्थिक उथल-पुथल हुई है और कई देशों में लोगों की जान गई है। भारत को उम्मीद है कि इस सहमति को लागू करने से इलाके में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और आवाजाही और व्यापार की आज़ादी सुनिश्चित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी मुद्दों पर बातचीत से एक टिकाऊ और अंतिम समझौता हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए स्लोवाकिया पहुंचे। यहां पीएम मोदी राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे और बिजनेस लीडर से मिलेंगे। 1993 में आज़ादी के बाद से स्लोवाकिया का दौरा करने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। रविवार रात स्लोवाकिया की राजधानी पहुंचने के बाद एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, यह यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को और मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का मौका देती है। राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री फिको के साथ सार्थक बातचीत की उम्मीद है। दरअसल नीस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लिया। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 180 किसानों को लेकर पहली बार वाणिज्यिक उड़ान पहुंची। इस अवसर पर किसानों और जनप्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। उड़ान के लखनऊ पहुंचने पर यात्रियों का स्वागत किया गया। किसानों ने इस यात्रा को नया अनुभव बताते हुए हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। वो किसान जिनकी जमीनों पर एयरपोर्ट बना, वो आज जेवर से लैंड का टेक ऑफ करने वाली पहली फ्लाइट के साक्षी बने। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के इतिहास में या देश के इतिहास में पहले ऐसा कभी हुआ होगा जो इतिहास आज जेवर एयरपोर्ट से रचा गया है। किसान मेरे पीछे खड़े हुए हैं, महिलाएं काफ़ी तादाद में, वो खेती हर मजदूर भी आए जो ज़मीनों में मजदूरी करते थे। प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करे, आज उत्तर प्रदेश के जेवर ने प्रधानमंत्री जी के उस विज़न को साकार किया है और आज मुख्यमंत्री जी भी किसानों से 2 घंटे संवाद करेंगे
तो किसानों ने जब हवाई जहाज में उड़ रहे थे नीचे निहारा अपने खेतों को, वो खेत जहां वो कमर तोड़ मेहनत किया करते थे, वो खेत जहां से उनकी पीढ़ियां पली और बड़ी हुई, आज उन्हें एक गौरव का अनुभव हुआ कि हम उसी मिट्टी से आज उड़ान भर रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है और इन भाई विधायक जी की मेहरबानी है जो जमीन हमने दी। पहली बार सफर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगो। हमारी जमीन पे एयरपोर्ट बनो, बढ़िया काम करो, अच्छा विकास करो। आगे को ये उम्मीद है कि अच्छा विकास करें, बहुत बढ़िया। लखनऊ पहुंचे हवाई जहाज में, हवाई चप्पल से आए हम। देख लो हमारे योगी जी ने कितना बढ़िया कराया। हमारे माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारी जमीन ली, थोड़ी थोड़ी कीमत की जमीन ही आज मौज कर दी हमारी। बिल्डिंगन में घूम रहे हैं हम, ऐसे ऐसे रोड दे दिया आरआर में, विस्थापन करवाया, मजे खड़े कर दिए हमारे। 2027 में हमारे बार बार योगी सरकार की सरकार आएगी, 2027 में आएगी। पहली बार ही आए, पहली उड़ान यही है। अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया बेटा, बेटा करेंगे कुछ। खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है बेटा। हमारे किसान है पूरे जो चेवर क्षेत्र के हैं, जिनकी जमीन गई है इसमें, और विधायक जी के द्वारा उनको लखनऊ लाया गया है। सीएम आवास जाएंगे, अभी वहाँ प्रोग्राम होगा, थोड़ा सा उनको धन्यवाद देंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू होने को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कनेक्टिविटी और विकास के नए युग की शुरुआत करार दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एयरपोर्ट से न केवल एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा, बल्कि पूरे राज्य के आर्थिक गतिविधियों और निवेश संभावनाओं की भी नई गति मिलेगी। आज एयरपोर्ट से उड़ानें प्रारंभ हो रही हैं। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्रदेश के लिए। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। 15 जून यानी सोमवार की सैटेलाइट तस्वीरों में देश के बड़े हिस्से से मानसूनी बादल गायब दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जून से 15 जून के बीच देश में सामान्य 53.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 19.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी बारिश में 64% की कमी दर्ज की गई है। मानसूनी गतिविधियां कमजोर होने से 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल है। मानसून दक्षिण भारत से आगे बढ़ने के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास ठहर गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने के बाद यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रुक गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के कमजोर होने की वजह समुद्र में नमी की कमी नहीं, बल्कि ऊपरी वायुमंडल में चल रही हवाओं का असामान्य पैटर्न है। इस बार पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्य से ज्यादा दक्षिण की ओर खिसक गई है, जिससे मानसून को आगे बढ़ाने वाली हवाएं प्रभावित हो रही है। इसके कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पर्याप्त नमी होने के बावजूद बादल नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि अगले कुछ दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्री मानसून बारिश जारी है। आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा, पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट है। इन इलाकों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर आवर होगी। राजस्थान में धूल भरी आंधी आ सकती है। दिल्ली में हल्की बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। From last few days, we are experiencing continuous weather over northwest India due to the influence of a western disturbance. So as a result, temperatures are below normals over the entire northwest India. If you talk about today itself, there is a western disturbance over Pakistan, and it is likely to influence northwest India today also. Under its influence, we are expecting light rain over Punjab, Haryana, even NCR, Delhi, Rajasthan, and for that we have given orange alerts because of wind. Wind we are expecting it may be more than 50 to 60 kilometers per hour for the entire region. Along with that, we are also expecting dust storm activity over Rajasthan for next 2 days. And if you talk about NCR, Delhi, we are expecting light rain, and we have given a yellow alert for the NCR, Delhi. Along with that, we are expecting 40 to 50 kilometer per hour wind may occur over NCR, Delhi also. Thereafter, another western disturbance likely to influence northwest India from 18th, and it may cause light rainfall over NCR, Delhi on 20 and 21st.
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है इनकी सोच क्या है, ये जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नागरिकों को दिखा सके कि ये एक हिंदुत्व वाली पार्टी है। अगर इंदिरा गांधी जैसी नेता आज होती तो ऐसी भाजपा जैसी पार्टी पर बैन लगा देती। अगर देश को बचाना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, तो ये ऐसा माहौल आपने भी शायद बैठे सब सीनियर लोग, मैंने मेरी जिंदगी में 50 साल की राजनीति में देखा हुआ जो खतरनाक माहौल आज देश के अंदर है। खतरनाक माहौल कह रहा हूँ, खतरनाक माहौल है। और बिन समझा देश तो देश खुद भुगतेगा बाद में, देशवासी भुगतेंगे। युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं होगा, हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे। इसलिए चाहिए, युवा पीढ़ी की उम्र ज्यादा है, क्या उनको माफ नहीं करेगा। आप क्या करें तो युवा थे तो कांग्रेस पार्टी माफ बताती पार्टी है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद, अमेरिका उस जमाने के संविधान बन गया। आज 14 इसलिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई तो खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए ताकि लोग पार्टी में शांति स्थापित हो। श्रीलंका सहित तो देश एक रहा, अखंड रहा। इनकी सोच क्या है, इनकी सोच में देश कमजोर हो रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे लोग जानबूझ करके। 400 सीटें हैं, 402 या 404, एक सीट मुसलमान को नहीं दे रहे आप, और आप राजनीतिक पार्टी हो। अगर दिखा भी दे 5 सीटें बताने के लिए देशवासियों को हम तो बिल्कुल हिंदुत्व वाली पार्टी है। वो मुक्तानंद नकवी बेचारे बोलते थे लंबे अरसे तक, क्या पैरवी करते थे शानदार बीजेपी की, शानदार खान मंत्री थे, सब घर में डाल दिया। अरे जिसकी सोच ये हो, हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ, बर्दाश्त करो। इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी जैसा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की टिप्पणी पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, अशोक गहलोत के विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जिस भावना से वे बात कर रहे हैं वह किसी पार्टी पर प्रतिबंध लगाना न मूल संविधान में है और न ही लोकतंत्र में है। इंदिरा गांधी ने उस समय आपातकाल लगाया था जिसमें देश के लोग उस आग से झुलसे थे। अशोक गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसे बयान करते हैं जो हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। अशोक गहलोत जी के विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जिस भावना से वो बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टी पे प्रतिबंध लगाना ये न तो मूल संविधान में है और न ही लोकतंत्र में है। तो मैं मानता हूं कि इस तरह का बयान हमारी मूल भावना से परे है। और अगर इंदिरा गांधी जी ने थी, उस समय उन्होंने आपातकाल लगाया था जिसमें उस समय देश किस तरह से लोग उस आग से झुलसे थे, कितने परेशान हुए थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी जो माननीय सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल 12 साल का रहा, जब हमारा देश आर्थिक स्थिति 12वें नंबर पे था, जो आज 4थे स्तंभ पे है। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे निर्णय लेकर ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आज हिंदुस्तान की जनता का सिर ऊंचा है और पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा है। इसलिए इस तरह की बात कहना, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी हम देश को सर्वोपरि रख के राष्ट्र निर्माण की भावना से काम करते हैं और पार्टी को सेकंड रखते हैं। जिस तरह से माननीय अशोक गहलोत जी जो बयान दे रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी जन कल्याणकारी योजना बनाई है, चाहे हमारी राज्य सरकार ने बनाई है, उसमें जो भी योजना है उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, सभी जाति के उसमें जो हमारे पीछे रह गए अंतिम छोर पे, उनको सबको लाभ मिल रहा है। इसलिए ये कहना गलत है कि
भारतीय जनता पार्टी सबके लिए एक योजना बनाकर उस व्यक्ति को आगे लाना चाहती है जो अंतिम पंक्ति में रह गया, और इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राष्ट्र को प्रथम मान के एक राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करके राष्ट्र निर्माण करने का काम कर रही है। तो इस तरह के ये वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से अशोक गहलोत जी करते हैं, तो ऐसे बयान मैं मानता हूं कि ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार के लिए भी एक दिन का विशेष अवसर दिया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय की केंद्रीय प्रवेश समिति ने संगठक महाविद्यालय में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 14 जून से बढ़ाकर 20 जून 2026 कर दी है। समिति के संयोजक प्रोफेसर राम अवतार शर्मा ने बताया कि विभिन्न छात्र संगठनों की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इन दिनों प्रवेश प्रक्रिया का दौर चल रहा है और यह दौर 4 जून से शुरू होकर 14 जून तक था, लेकिन इसकी जो तिथि है वो अब आगे बढ़ा दी गई है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राम अवतार सर। अब जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी गई है, क्या कारण रहा कि तारीख आगे बढ़ानी पड़ी, और जो आवेदन है वो भी पहले की तुलना में अब की बार थोड़े कम आ रहे हैं? नहीं, ये देखो कई बार जो हमारे जो आवेदन थे उसके अगर हम एवरेज देखते हैं तो उस हिसाब से आवेदन तो काफ़ी अच्छी संख्या में आ गए हैं। कम जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन अभी जो ये तारीख जो बढ़ाई गई है उसके पीछे कारण ये है कि एक तो सबसे बड़ा कारण है कि जो CBSE की जो रिजल्ट है वो अभी रिवाइज होने में है। उसमें कई सारे बच्चों की ओर से हम लोगों को मेल भी मिले हैं, हार्ड कॉपी में बच्चे अपनी रिक्वेस्ट भी डाल के गए कि साहब हमारा रिजल्ट जब तक रिवाइज नहीं हो हमको ये मौका दिया जाए। उनके काफ़ी अच्छी परसेंटेज के बच्चे हैं, तो उसमें बच्चों की कहीं कोई गलती नहीं है। अब ये तो कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से रिजल्ट में ये कई सारी खामियां आ गई। तो एक तो हमारा ये भी है कि 20 तक और हम देख लेते हैं कि जब तक शायद कुछ स्थिति CBSE के रिजल्ट के बारे में क्लियर हो जाएगी। दूसरी ओर इसी चीज़ को लेकर के लगभग सभी छात्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो बच्चे हैं, वो भी आए थे। उन्होंने लिखित में भी शिकायत की है, रिक्वेस्ट भी की है कि साहब इसको कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जाए, जिससे जो बच्चे हैं जो सफ़र हैं उन सबको एक बार मौका मिल जाए। 21 तारीख के दिन हम एक दिन एडिटिंग का देंगे सभी बच्चों को, जिन्होंने अगर गलती से कुछ गलत भर दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कास्ट कैटेगरी है, या कोई वेटेज है, कोई डॉक्यूमेंट लगने से रह गया है, या सर्टिफिकेट लेट मिला है, तो वो सब चीज़ हर तरह की अगर उनको किसी तरह कोई प्रॉब्लम रही है फॉर्म एप्लीकेशन को लेके, तो निःशुल्क एडिट की एक फैसिलिटी उनको एक दिन के लिए अवेलेबल रहेगी। आप बता रहे हैं कि CBSE का रिजल्ट के लिए ये जो है तिथि आगे बढ़ी है देर से आने कारण, तो क्या 20 तारीख के बाद अगर स्थिति रहती है तो 20 तारीख के बाद भी कोई तारीख बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसा प्लान? नहीं, उसमें फिर एक बार इसकी समीक्षा करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एप्लीकेशन तो काफ़ी अच्छी संख्या में है और CBSE के बच्चों ने भी अप्लाई किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लगता है कि ये रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो चूंकि हमें सेशन समय पर शुरू करना है, इसलिए फिर उसके बाद में इस विषय पर चर्चा करके और जो भी बेस्ट छात्र हित में जो भी निर्णय होगा वो किया जाएगा। कुल कितनी सीटों पर जो है ये प्रवेश प्रक्रिया से? ये UG का है, अभी लगभग 6,500 के आसपास सीट है UG की, जिस पे प्रवेश प्रक्रिया जो मेरिट बेस्ड है। क्या हार्ड कॉपी भी जमा करानी पड़ेगी यूनिवर्सिटी आके? नहीं, हार्ड कॉपी हम ये ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें कोई हार्ड कॉपी जमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मेरिट लिस्ट निकल जाएगी उस समय बच्चे को अपने एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उनको लेके आनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल्स के साथ। तो ये थे रामतार सर जो बता रहे थे कि एक दिन एडिटिंग का दिया जाएगा ताकि कोई गलती या भूल सुधार हुई है उसको सुधार करके दोबारा फॉर्म फिल कर सके। वहीं ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद हार्ड कॉपी जो है कोई जमा नहीं करानी पड़ेगी और जो फॉर्म होगा वो निःशुल्क होगा, जो एडिटिंग होगी वो निःशुल्क होगी और हार्ड कॉपी जो है यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करानी पड़ेगी, ये जमा करानी पड़ेगी मेरिट लिस्ट के बाद। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।
राजस्थान में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एसडीआरएफ ने बड़ी पहल की है। प्रदेश के 13 जिलों के 12,650 स्वयंसेवकों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जयपुर स्थित एनसीसी कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में आपदा राहत और बचाव कार्यों का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में एडीजी रुपिंदर सिंह, आईजी परसज्योति और एसडीआरएफ कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ द्वारा युवाओं को आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान के 13 जिलों के 12,650 स्वयंसेवकों को आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जयपुर के एनसीसी कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में बचाव और राहत कार्यों का लाइव प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को प्राकृतिक आपदाओं, सड़क दुर्घटनाओं, बाढ़, आगजनी और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित सहायता और बचाव कार्यों की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्रशिक्षित युवा आपदा के समय प्रशासन के सहयोगी बनकर लोगों की मदद कर सकेंगे। इस पहल से प्रदेश में आपदा प्रबंधन की क्षमता और अधिक मजबूत होगी। इस समय जो कोऑर्डिनेशन है वो तो एक एसओपी के तहत होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इसकी एसओपीज वेल डिफाइंड है और इसकी चेन ऑफ कमांड भी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है जैसे ही आपदा आती है तो जो टाइम को कट शॉर्ट करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर मौके पे जो पहुंचता है उसके रूप में जो काम करेगा वो उसमें हम इनकी हेल्प करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर कोई ऑपरेशन लंबा चलता है तो उसमें फिर एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ भी ये फोर्स मल्टीप्लाई करेगा। ईरान अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों से शेयर बाजार में आज यानी 15 जून को बढ़त है। सेंसेक्स 1200 अंक की तेजी के साथ 76,700 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 350 अंकों की तेजी है, ये 23,985 के स्तर पर आ गया है। ऑटो, बैंक और रियलिटी शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को भी खोले जाने की खबर के कारण ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल के दाम में आज 4% की गिरावट है, ये 83 प्रति बैरल पर आ गया है। हावड़ा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है, जहां बागी टीएमसी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की घोषणा की है। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की है। जुलाई में सेशन है, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है। अभी तो चलो लीडरशिप, कौन लीडर कौन डेपुटी, ये सब ठीक होगा, फिर चलेगा। रायपुर में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कई समसामयिक राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के बागी टीएमसी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटीजन से पार्टी में शामिल होने और एनडीए को समर्थन देने की खबरों, राहुल गांधी के बयानों, प्रधानमंत्री आवास योजना, भारत स्लोवाकिया संबंधों और बस्तर की सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखी। अगर अपनी नई पार्टी वो लोग बनाना चाहते हैं तो संविधान के अनुरूप अपना काम करेंगे, और फिर समर्थन किसको देते हैं, किसको नहीं देते हैं, क्या करते हैं, ये उनका अपना मत होगा। पहले पार्टी उनकी बनेगी तब उसका निर्णय करेंगे। मेरा कहना इसमें यह है कि जो उस दिशा में की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही है सो ज़रूर की गई है, ना ही नहीं है अभी, इसमें ऐसे थोड़े ना होता है, वो ज़रूर होगी। और मोदी जी की सरकार है भी, ज़्यादा होने पर और भी बात होती है आगे। पंचकुला में उषा प्रियदर्शिनी ने हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यभार संभालने के बाद उषा प्रियदर्शिनी ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि आयोग महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण और उनके हितों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगा। लखनऊ में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बयान दिया। उन्होंने राज्य में राजनीतिक समीकरणों, गठबंधन की संभावनाओं और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका पर अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा कि पार्टी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह सक्रिय है और संगठन स्तर पर कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समान, सम्मान और बराबरी के आधार पर कोई गठबंधन बनता है तो पार्टी उस पर विचार कर सकती है ताकि भाजपा की वापसी को रोका जा सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी की ओर जाता रहा है, लेकिन उनकी पार्टी भी एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। पार्टी दोबारा बीजेपी उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए
हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। और हम तो अपना चुनाव बड़ी ताकत से तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जनाब डॉक्टर तनी साहब और MIM पार्टी के तमाम वर्कर्स, पोस्ट होल्डर्स, जोन इंचार्ज बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोशिश जारी है। कोई किसी के साथ नहीं हो गए वो दिन जब कोई विकल्प में था। MIM पार्टी बड़ी स्ट्रांग विकल्प के तौर पर उभरी है और जो लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं उनका अंदाजा हो जाएगा। अहमदाबाद में किसान कांग्रेस और किसान संघर्ष समिति के संयुक्त नेतृत्व में किसान अधिकार ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दों और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। रैली के दौरान किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ शहर के निर्धारित मार्गों पर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने कृषि नीतियों, किसानों की आय, फसल मूल्य और अन्य किसान हितों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। आयोजकों का कहना है कि रैली का उद्देश्य किसानों की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाना और कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर जनजागरूकता बढ़ाना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।